नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल दौरे का चीन ने कड़ा विरोध किया है। चीन ने चेताया है कि पीएम की यात्रा से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हल करने में परेशानी हो सकती है। चीन के विदेश मंत्रालय से जारी एक लिखित बयान में कहा गया है कि भारत द्वारा उठाए जा रहे इस तरह के कदमों से सीमा विवाद हल करने में कोई सहायता नहीं मिल सकती है। चीन चाहता है कि भारत उनकी चिंताओं को समझे और दोनों देश मिलकर सीमा विवाद को हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। चीन का मानना है कि बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाया जा सकता है। चीन की तरफ से जारी बयान में अरुणाचल प्रदेश को भारत का कथित राज्य बताया गया है। ऐसे में पीएम के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए 700 करोड़ के पैकेज का ऐलान चीन को कैसे रास आ सकता है। आइए जानते हैं कि पीएम ने स्थापना दिवस पर प्रदेश को क्या सौगात दी थी जिसने ड्रैगन को इतना भड़का दिया। पीएम बनने के बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश पहुंचे नरेंद्र मोदी ने राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के लोगों को कई तोहफे दिए। मोदी ने प्रदेश में 2 नई रेलों की सौगात दी। ईटानगर के नाहरलगन से नई दिल्ली जाने वाली पहली एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम ने हरी झंडी दिखाई। इससे अरुणाचल प्रदेश सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगा। रेल के आने से 2100 किलोमीटर से लंबी यात्रा 38 किलोमीटर में पूरी कर ली जाएगी। रेलवे परियोजना के लिए 4200 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। वहीं पावर प्रोजेक्ट के लिए 3200 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश नाहरलगुन से दिल्ली भारत की राजधानी से सीधा रेल से जुड़ जाए। 2100 से भी अधिक किलोमीटर की लंबी यात्रा 38 घंटे में पार की जाएगी और ये न्यू एसी एक्सप्रेस इस राज्य के जन्मोत्सव पर भारत सरकार का एक अनमोल नजराना, एक अनमोल भेंट आज आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं गर्व अनुभव कर रहा हूं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट रीजन को जैविक खेती का गढ़ बनाने के लिए 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का तोहफा भी दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक फार्मिंग का कैपिटल बन सकता है और हम इसके लिए 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को चालू करने वाले हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम काम देने वाले हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2G, 3G और 4G कनेक्टिविटी को सुधारने पर काम किया जाएगा। इस दौरान मोदी ने 132 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और ईटानगर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया। ये जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो ईटानगर के नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रोजेक्ट है। करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा लागत ईटानगर के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिले। राज्य के 29वें जन्मदिन पर ईटानगर के नागरिकों को शुद्ध पानी पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट अर्पित करते हुए मेरे मन को आनंद भी होता है, थोड़ी पीड़ा भी होती है। उन्होंने डोनर मंत्रालय को मेक इन नॉर्थ ईस्ट पर काम करने के निर्देश दिए। इससे पूर्वोत्तर भारत में निवेश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मैंने डोनर मिनिस्ट्री से कहा है कि जैसे मेक इन इंडिया का हमारा अभियान है, लेकिन डोनर मिनिस्ट्री के लोग मेक इन नॉर्थ ईस्ट उसका पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करें। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित डॉन बॉस्को यूथ सेंटर में शनिवार को राज्य स्तरीय सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन समारोह में चाइल्ड लाइन सर्विस 1098 की शुरुआत की गई। चाइल्ड लाइन सर्विस के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बाइक रैली भी निकाली गई, जिसको मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का आयोजन तमिलनाडु के राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट ने डॉन बॉस्को यूथ सेंटर के सहयोग से किया है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन समारोह के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए नाबम तुकी ने ईटानगर में डॉन बॉस्को यूथ सेंटर के योगदान की सराहना की। साथ ही उन्होंने राज्य के महिला और बाल विकास मंत्रालय को आदेश दिए कि वो चाइल्ड लाइन सर्विस 1098 को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। क्योंकि डॉन बॉस्को यूथ सेंटर बहुत पहले से बहुत अच्छा काम कर रहा है। विशेष करके हमारा राज्य सरकार को काफ़ी मदद मिला है।
कि यहाँ से जो यूथ्स को, जिन लोगों को यहाँ से काउंसलिंग करके भेजा है, जिन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग सिखा के भेजा है, और जिन लोगों को अपना रहन सहन का बारे में, डिसिप्लिन का बारे में, और जैसे सॉफ्ट स्किल, जो मिनिमम कम्युनिकेशन लैंग्वेज को सिखा के भेजा है, ये हमारे जो ट्रेनी लोग जाके बहुत फायदा मिला, बहुत कामयाब हुआ, और वो लोग जाके सक्सेसफुल हुआ है। इस अच्छा काम को, नोबल काम को मदद करने में कोई सरकार का कमी नहीं होगा और होने भी नहीं देगा। विल कीप ऑन हेल्पिंग यू, नथिंग टू वरी। हमें मदद करते रहेगा, उसके लिए सरकार। Government is for you. It is a people's government. People's government and government for the people. We have to work for you and work for the interest of the people. तो ये इससे और अच्छा काम क्या हो सकता है? आदमी को सुधरना काम तो बहुत बड़ा काम है। वहीं राज्य का महिला और बाल विकास मंत्री वांगलिंग लोवांगडोंग ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए राज्य सरकार की ये सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है। The Youth Center and also the Don Bosco Institution has done yeoman service for the upliftment and the development of the education in our state. And I thank you for that. Today also we have seen the launching of the child line services to help the child abuse, culpability. We have to look after our children. That is the human aspect of a family-oriented society. In my department, the Women and Child Department, we have got various schemes to help and initiate for the development of skill internship in like in spa, in home decoration, interior decoration, and others. So from my side, I will assure Father Syriac and all the fathers here and the youth center that I will do my best to allocate some fund for the youth center so that it will progress further. अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में चल रहे स्टेट लेवल चीफ मिनिस्टर फुटबॉल ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब कैपिटल कॉम्प्लेक्स टीम ने अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के समापन समारोह में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा, मुख्यमंत्री नाबम तुकी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। गवर्नर लेफ्टिनेंट निर्भय शर्मा ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और खिलाड़ियों को प्रदेश का एम्बेसडर भी बताया। गुरुवार को कैपिटल कॉम्प्लेक्स और लोअर सुबनसिरी टीम के बीच खेला गया मैच काफी दिलचस्प रहा, जिसमें मैच कैपिटल कॉम्प्लेक्स ने लोअर सुबनसिरी टीम को 1-0 से हरा दिया। दोनों टीमें अंत तक संघर्ष करती रही, लेकिन अंतिम दौर में कैपिटल कॉम्प्लेक्स ने अपना दम दिखाकर बाजी मार ली। विजेता टीम को 3 लाख की इनामी राशि से नवाजा गया है। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए खेल और युवा मामलों के संसदीय सचिव लीखा साया ने टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा सकता है। I'm delighted to inform you in this August gathering that this event is the brainchild of our Honorable Chief Minister, Sri Nabam Tuki. New trust to games and sports activities in Arunachal Pradesh in particular and the nation as a whole. To channelize the energy, strength in game and sport activities towards the growth of the development of good skill, self-discipline and personality development. The Department of Sports and Youth Affairs has progressed tremendously, which needs to be applauded. अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर शुक्रवार को त्रिपुरा में विभिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मातृभाषा को सम्मान देने के रूप में हर साल भारत बांग्लादेश के लोग 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अगरतला स्थित बांग्लादेश वीजा ऑफिस में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर फर्स्ट ऑफिसर वेदुर रहमान ने मातृभाषा को पहचान दिलाने की लड़ाई में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने 1952 में हुए भाषा आंदोलन के ऐतिहासिक पहलुओं पर भी चर्चा की। राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग ने भी इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं राज्य भर में अन्य सांस्कृतिक संगठनों ने भी कई जगहों पर रैली निकाली।
इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर भी इसे सेलिब्रेट किया गया। त्रिपुरा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, बच्चे, बुजुर्ग समेत त्रिपुरा और बांग्लादेश के लोग 0 पॉइंट पर जुटे और एक दूसरे को मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। ধন্যবাদ। আসলে আমি মনে করি যে তরুণ প্রজন্ম কিন্তু এখন অনেক সচেতন। তারা আসলে একটা মাঝে একটা দীর্ঘ সময় আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বাইরে থাকাতে তারা একটা ভুল ইতিহাসে পরিচালিত হয়েছে। আজকের যে 52 আন্দোলন, এই আজকে আমাদের দীপ্ত শপথ হবে আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য যে 52 ভাষা আন্দোলনের যে সেই সংগ্রামী দিনগুলিকে স্মরণ করে সেইটাকে বেস করে ধরে তার আগামীতে বাংলাদেশকে রাজাকার মুক্ত, আলবদর মুক্ত এবং মৌলবাদী মুক্ত একটা বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের তরুণ সমাজ ভূমিকা রাখবে এবং অচিরেই তারা আমি মনে করি সাফল্য লাভ করবে, এটা আমার বিশ্বাস। जहां एक तरफ अरुणाचल प्रदेश अपना 29वां स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं प्रदेश में रह रहे इदू मिश्मी समुदाय के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। इन लोगों के पास रहने के लिए ना तो पक्के घर है, ना ही पीने के लिए साफ पानी और ना ही अस्पताल और स्कूलों की सुविधा। इदू मिश्मी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इस जनजाति के ज्यादातर लोग अपर सियांग जिले के सिंगा सर्कल में रहते हैं। इनका दावा है कि पिछले 200 सालों से सिंगा सर्कल में कोई विकासात्मक कार्य नहीं हुआ है, जिस वजह से ये लोग बुनियादी सुविधाओं तक के लिए तरस रहे हैं। इनकी शिकायत है कि सिंगा सर्कल सहित कई गाँवों में सड़कों की हालत बेहद ही खराब है और उचित मेडिकल सेवा के लिए भी उन्हें गाँव से बाहर जाना पड़ता है। रोइंग के रहने वाले राजकुमार कीचे ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसे 7 गांव हैं जहां मिश्मी समुदाय के लोग रहते हैं और इन्हीं के एक समूह को सेमो ग्रुप भी कहा जाता है। राजकुमार ने ये भी बताया कि सेमो ग्रुप के अंतर्गत आने वाले कई गांव तो ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं और अगर जल्द ही सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो गाँव पूरी तरह से विलुप्त होते चले जाएंगे। मणिपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी में गुरुवार को भारत लोक पर्व मनाया गया। इसका आयोजन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर ने मणिपुर डांस अकेडमी के सहयोग से किया था। कार्यक्रम में पद्मश्री कन्हाई लाल सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। फेस्टिवल में केरल, तमिलनाडु, ओडिशा से आए कलाकारों ने लोक नृत्यों और लोक संगीत की सुंदर प्रस्तुति दी। वहीं इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फेस्ट में मौजूद लोगों ने सभी परफॉर्मेंसेस को काफी पसंद किया। वहीं फेस्ट का हिस्सा बने कलाकारों में काफी उत्साह देखने को मिला। ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इस पर्व को सभी पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जा रहा है। यह अभियान 16 से 28 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से राज्यों के बीच सांस्कृतिक अंतर संबंधों को मजबूती मिलेगी, साथ ही भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है क्योंकि हमारा राज्य भारत में अलग अलग जनजातियाँ बहुत है। इसमें हमारा मणिपुर भी अलग अलग जनजातियों बहुत है, मणिपुर भी। लेकिन इसी कार्यक्रम ने हमारा देशों अलग अलग देश की राजनीति या कल्चर या हम सब देख सकता है और उसके बाद मिलन किया है जी। इसी ने हम सबको जोड़ी बनाएंगे जी। टिप्स है जो हमारे फोक आर्ट हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, लोग उनको भूलते जा रहे हैं। आजकल मल्टीमीडिया ज़माना है, लोग टीवी में और चीज़ों में इंटरेस्टेड ज़्यादा होते हैं। जो हमारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं छूट रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो उन चीज़ों को गवर्नमेंट सोचती है उनको हम कैसे बचाएं, कैसे उसको इम्प्रूव करें, कैसे और लोगों तक पहुंचाएं। तो इसलिए इस दिशा में EZCC भी प्रयत्नशील है। वो बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे कराती हैं और ये लोक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए लोक रखा गया है। और पर्व फेस्टिवल हम लोग फेस्टिवल्स कहते हैं उसी को हिंदी में। तो जो समूचे भारत से हम लोग विभिन्न राज्यों से लेकर एक तरह से उनका जितना भी फोक आर्ट है वो सब एक जगह एक मंच पे ले आकर, इसलिए इसका नाम भारत लोक पर्व रखा गया है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।